दुनिया में क्रूड का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? सोचिए। सऊदी? नहीं। इराक? वो भी नहीं है। वेनेजुएला तो बिल्कुल नहीं है। आज की तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड प्रोड्यूसर है यूएसए। तेल के सबसे बड़े भंडार भले वेनेजुएला में हो, सऊदी इराक में हो, लेकिन ये देश भी उतना तेल पंप नहीं कर पा रहे जितना अमेरिका। 11 मार्च 2026 को डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि अब हम एक बहुत बड़ी रिफाइनरी बनाने जा रहे हैं। इसमें हमारी मदद कर रहे हैं हमारे इंडियन पार्टनर्स रिलायंस। उन्होंने खूब सारा पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगाया है, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कंपनी का नाम बताया गया अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग, जिसमें रिलायंस का इन्वेस्टमेंट होना था। शॉर्ट में इसका नाम एएफआर। टेक्सास में इसे बनाए जाने का प्लान था, पर इसकी रूपरेखा क्या होगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कोई रोड मैप नहीं दिया गया। हाँ, एएफआर की तरफ से इतना जरूर कहा गया कि 1,68,000 बैरल ऑयल हर दिन इस रिफाइनरी में रिफाइन होगा, और इसकी मदद से हम भारत के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटा है, उसे भी कम करेंगे। पहली नज़र में ये किसी बिजनेस डील से जुड़ी खबर मालूम पड़ती है, लेकिन अब अमेरिका में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने वाली एक संस्था प्रो पब्लिका ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसने इस पूरे सौदे को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट का दावा है कि रिलायंस ने एएफआर में $100 मिलियन का निवेश किया, जबकि एएफआर एक ऐसा स्टार्टअप है जो कुछ समय पहले ही पैसा जुटाने के लिए संघर्ष करता दिख रहा था, जिसके प्रोजेक्ट कई बार ठप हो चुके हैं, और यहां तक कि एएफआर के मुखिया पर पहले कई मुकदमे भी हो चुके हैं। जानकारी कह रहे हैं कि इस रिफाइनरी के शुरू होने के चांसेस बहुत कम है, और शुरू भी हुई तो उतना प्रोडक्शन इससे नहीं हो पाएगा जितना बताया जा रहा है। तो फिर अंबानी समूह ने इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट किया होगा जो घाटे का सौदा हो सकता है? प्रो पब्लिका इस रिपोर्ट में इस क्यों का जवाब भी देने की कोशिश करती है। रिपोर्ट दावा करती है कि इस कंपनी में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर का भी इन्वेस्टमेंट है। नवंबर 2025 में ट्रंप जूनियर हिंदुस्तान आए थे। उस समय उनकी मुलाकात अनंत अंबानी से हुई थी। दोनों अंबानी के प्राइवेट चिड़ियाघर भी गए थे, वंतारा, और इसी मुलाकात के बाद ये डील फाइनल हुई थी। प्रो पब्लिका ये भी दावा करता है कि इसी इन्वेस्टमेंट के बाद हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते कुछ सामान्य होने लगे। रूसी तेल खरीदने की वजह से जो एक्स्ट्रा टैरिफ लगा हुआ था, उस पर भी रिलैक्सेशन मिला, जबकि रूस के सस्ते तेल से सबसे ज्यादा पैसा अंबानी की रिफाइनरी ने ही कमाया था। खुद ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने कहा था कि पुतिन की जंग को पैसा इंडिया के पॉलिटिकली कनेक्टेड एनर्जी टाइटन्स ही दे रहे हैं। अंबानी की तरफ इशारा माना गया था। लेकिन प्रो पब्लिका के मुताबिक 100 मिलियन के निवेश के बाद सब सही हो गया। भारत अमेरिका के रिश्ते भी सामान्य हो गए, और पॉलिटिकली कनेक्टेड एनर्जी टाइटन्स की आलोचना भी अब नहीं होती। पिछले महीने खबर आई थी कि अदानी समूह पर अमेरिका में एक क्रिमिनल केस तब ड्रॉप किया गया जब उन्होंने ट्रंप के वकील को हायर किया, अमेरिका में $10 बिलियन के निवेश का वादा किया, जिससे अमेरिका में 15,000 नौकरियां मिलेंगी। और अब अंबानी के निवेश पर एक इन्वेस्टिगेशन छपा है। प्रो पब्लिका की रिपोर्ट अंबानी समूह के अमेरिकी निवेश के बारे में क्या बताती है, इस बात में कितना दम है कि इस निवेश से भारत अमेरिका के रिश्तों का संबंध भी है, इन्हीं सवालों की पड़ताल आज के एपिसोड में। नमस्कार, स्वीकार कीजिए निखिल का। आप खबरगांव का डेली इंटरनेशनल बुलेटिन राजदूत देख रहे हैं। ट्रंप परिवार का भ्रष्टाचार, एक भारतीय कंपनी का अमेरिका में निवेश और इसका भारत अमेरिका संबंधों पर असर, ये एक बड़ा विषय है। इसलिए हमें पहले ये जानना चाहिए कि हम जिस प्रो पब्लिका की रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं, उसकी बात करने वाले हैं, उसकी अपनी साख क्या है। प्रो पब्लिका इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, खोजी पत्रकारिता को समर्पित एक संस्थान है जो किसी कॉरपोरेट समूह के तहत नहीं आता। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जनता के डोनेशन से चलता है। ऑनलाइन पत्रकारिता की दुनिया में पहला पुलित्जर इसी को मिला था, प्रो पब्लिका को, साल 2010 में। मई 2025 में इन्हें लाइफ ऑफ द मदर सीरीज के लिए अवार्ड मिला। इसमें उन महिलाओं की कहानी सुनाई गई थी जिनकी मौत इसलिए हो गई क्योंकि अमेरिका के कई राज्यों के अबॉर्शन लॉज के चलते डॉक्टर्स उनकी मदद नहीं कर रहे थे। अब तक प्रो पब्लिका की रिपोर्ट्स को 9 पुलित्जर मिल चुके हैं, सैकड़ों दूसरे अवार्ड्स भी, और इनकी रिपोर्ट्स पर नेटफ्लिक्स सीरीज भी बन चुकी हैं। आपने 2015 में आई मार्क रफलो की फिल्म देखी होगी, स्पॉटलाइट। कुछ वैसा ही काम प्रो पब्लिका का भी है, जिसकी मीडिया में बड़ी इज्जत है वर्ल्ड ओवर। इसी प्रो पब्लिका के जॉशुआ कापलान, जस्टिन इलियट और एलेक्स मिर्जेस्की ने 9 जून को एक इन्वेस्टिगेशन पब्लिश किया जिसका टाइटल था एन इंडियन बिलियनियर वाज टारगेटेड बाय ट्रंप, देन ही पोर्ड मनी इनटू अ स्टार्टअप सीक्रेटली बैक्ड बाय डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। यानी एक भारतीय अरबपति ट्रंप के टारगेट पर था, उसने फिर ट्रंप के लड़के के स्टार्टअप में पैसा उड़ेल दिया।
आगे क्या लिखा है। जॉन केल्से नाम के एक कारोबारी हैं अमेरिका में, कभी येल यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम में खेलते थे, करियर नहीं बना पाए येल में तो कुछ समय तक फुटबॉल कोच रहे और फिर बिजनेस की दुनिया में उतर गए। कई छोटे बिजनेस किए, रियल एस्टेट का काम किया, फिर इन्होंने एक बड़ा ही हाथ मार दिया, कह दिया कि टेक्सास में एक बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी बनाऊंगा। एक क्वेश्चनेबल ट्रैक रिकॉर्ड वाले बिजनेसमैन के लिए ये एक बहुत ही बड़ा ऐलान था। इसके लिए उन्होंने कई बड़े इन्वेस्टर से बात की, लेकिन इसमें इन्वेस्ट करने को कोई राजी नहीं हो रहा था। पहले कंपनी का नाम एलिमेंट फ्यूल्स रखा गया, बाद में नाम बदलकर अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग AFR किया गया। सालों तक कंपनी निवेशकों से पैसा जुटाने की कोशिश करती, लेकिन प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब आपने नाम पर गौर किया होगा, अमेरिका फर्स्ट, और यहां आपको ट्रम्प फिनोमेना का संकेत मिल गया होगा। कंपनी ने दावा किया अपनी वेबसाइट पर कि उनके पास नीदरलैंड और सिंगापुर में ऑयल स्टोर करने के लिए बड़े बड़े भंडार हैं, जिसमें 850 से ज़्यादा अधिक कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे लोग भी कंपनी के पास हैं जो एनर्जी फील्ड में सालों का अनुभव रखते हैं। प्रोपब्लिका ने इस बात की पुष्टि करने की कोशिश की। उनका कहना है, अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले इन एम्प्लॉयज़ के, कोई कर्मचारी नहीं मिले और न ही कोई टर्मिनल ही मिला। वेबसाइट पर दिए गए कई फ़ोन नंबर बंद मिले, कुछ का नंबर ऐसा निकला जिनका तेल उद्योग से कोई संबंध नहीं था, किसी का संबंध केटरिंग सर्विस से था, किसी का टैक्सी सर्विस से और किसी का एक फीमेल गायनोकोलॉजिस्ट के क्लिनिक से। केल्से को सफलता नहीं मिल रही थी, उनकी कुछ कंपनियां बैंकरप्सी तक पहुंच गईं। 8 अन्य कंपनियों के खिलाफ भी जांच शुरू हुई। 2022 में अदालत की तरफ से नियुक्त एक ट्रस्टी ने जॉन केल्से और उनके कुछ साथियों के खिलाफ ही मुकदमा कर दिया। इल्ज़ाम था पैसे के झोल का। जब जो बाइडेन की सरकार थी तब कंपनी ने अपनी छवि बदलने की कोशिश की। उस समय अमेरिका में पर्यावरण और ग्रीन एनर्जी की काफ़ी चर्चा थी, इसलिए कंपनी ने खुद को एक ऐसे प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया जो पर्यावरण का ध्यान रखेगी, स्थानीय लोगों को रोजगार देगी और पिछड़े समुदायों की मदद करेगी। जो डेमोक्रेट मतलब पिच है, उसके पास उन्होंने अपना मिशन बना लिया। इसी आधार पर केल्से ने अमेरिका के एनर्जी डिपार्टमेंट से फंडिंग उठाने की कोशिश की, लेकिन बावजूद इसके पर्याप्त पैसा नहीं मिला और प्रोजेक्ट एक बार फिर अटक गया। फिर केल्से की जिंदगी में आते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर। प्रोपब्लिका के मुताबिक उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया। कितना पैसा लगाया इसकी जानकारी नहीं है। प्रोपब्लिका ने यह भी लिखा कि ट्रंप जूनियर के जुड़ने के बाद AFR के अधिकारी उनके नाम का इस्तेमाल भी करते थे। जब निवेशकों के साथ मीटिंग होती, ट्रंप जूनियर का नाम लिया जाता, कहा जाता हमारी पहुंच व्हाइट हाउस तक है, इसलिए हमारे साथ काम करने में फायदा है। सऊदी अरब के कुछ निवेशकों को भी ये बात बताई गई थी और ये सब ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में हो रहा था। पर फिर भी कंपनी की हालत नहीं सुधरी। कंपनी के अपने अनुमान के मुताबिक इस पर 3 से 4 अरब डॉलर तक खर्च होने थे और इतनी बड़ी रकम लगाने के बाद भी मुनाफे की कोई गारंटी तो नहीं थी। इस बीच दुनिया के दूसरे हिस्सों में देखिए क्या हो रहा है। जब हम बाइडेन से ट्रंप पूरी टाइमलाइन करते हुए आ रहे हैं, यूक्रेन युद्ध के बाद से भारत अपनी तेल खरीद को रूस की तरफ शिफ्ट करता है। रूस से कच्चा तेल हिंदुस्तान आता और फिर भारत में उसे रिफाइन करके हमारी भी खपत के लिए इस्तेमाल होता और दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया जाता। भारत को रूस से तेल खरीदना सस्ता भी पड़ता था, क्योंकि यूरोप और अमेरिका ने रूसी तेल पर एक प्राइस कैप लगाया था। माने रूस से तेल खरीदने वाले देश भी उसे तेल की वही कीमत दे सकते थे जो यूरोप और अमेरिका की तय की रेंज में ही होता, ताकि ज्यादा पैसा रूस ना पहुंच जाए। और फिर रूस ने कुछ डिस्काउंट अपनी तरफ से भी दिया शुरुआत में। भारतीय कंपनियों ने इस बिजनेस से खूब फायदा कमाया और इन कंपनियों में से एक बड़ा नाम रिलायंस का भी था, जिनके पास दुनिया के सबसे बड़े रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्सेस में से एक है जामनगर में। लेकिन जब ट्रंप ने टैरिफ वॉर शुरू की अपने आने के बाद, तो मामला चेंज होने लगा। जिस भारत को रूस से तेल लेने के लिए एक तरह से प्रोत्साहित किया जाता था ताकि गल्फ का तेल यूरोप जा सके, उसी भारत पर यूक्रेन में रूस की जंग को फंड करने का इल्जाम लगाया जाता है। ट्रंप भारत पर 25% टैरिफ लगाते हैं, फिर 25% पेनल्टी अलग से लाते हैं रूसी तेल खरीदने के लिए। मतलब जिस रूसी तेल के चलते रिलायंस और दूसरी तेल कंपनियां मुनाफा कमा रही थी, उसी के चलते भारत अब टारगेट बन गया था टैरिफ वॉर में। भारत के विदेश मंत्रालय ने शब्दों से जूझते हुए कहा तो सही कि भारत को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है, लेकिन उन्हें रूसी तेल पर पांव पीछे करने पड़े। नवंबर 2025 में रिलायंस ने ऐलान कर दिया कि उसने रूसी तेल खरीदना बंद कर दिया है। व्हाइट हाउस ने इस कदम का स्वागत भी किया था कि डेडलाइन के अंदर कर लिया। 21 जनवरी 2026 ये डेडलाइन थी कि इससे पहले आपको खरीदना बंद करना है। तो नवंबर में रिलायंस तेल लेना बंद करता है, ऐसा कहता है। लेकिन जनवरी 2026 में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आती है जिसमें वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि 3 जहाज रिलायंस की जामनगर रिफाइनरी के लिए रूसी कच्चा तेल लेकर आ रहे हैं। रिलायंस तुरंत इस पर रिस्पॉन्ड करता है, इस रिपोर्ट को निराधार बताता है
और एक्स पर एक पोस्ट करता है कि रिलायंस ने रूस से पिछले 3 हफ्तों में कोई डिलीवरी नहीं ली और न ही वो आने वाले 1 महीने में कोई रूसी शिपमेंट एक्सेप्ट करने ही वाले हैं। फिर मार्च 2026 में ट्रंप का ऐलान आता है कि रिलायंस टेक्सास की अमेरिका फर्स्ट रिफाइनरी में $100 मिलियन यानी 950 करोड़ का निवेश करेगी। ये भी कहा जाता है कि रिलायंस एएफआर में बने 80% प्रोडक्ट खुद ही खरीद लेगी। डोनाल्ड ट्रंप अपने ट्रूथ सोशल पर यह सब लिख देते हैं। पर ये डील हुई कैसे? कुछ समय पहले तक तो ट्रंप के एडवाइजर खुद इनडायरेक्टली रिलायंस की आलोचना कर रहे थे। हार्वर्ड लुटनिक का नाम आप याद कीजिए, अमेरिका के ट्रेड सेक्रेटरी ये साहब हैं। वो भी भारत के रूस से तेल लेने की आलोचना कर रहे थे, कह रहे थे कि भारत की वजह से ट्रेड डील हो नहीं पा रही है। पीएम मोदी फोन नहीं कर रहे ट्रंप को, इसलिए डील अटक गई है। फरवरी 2026 में ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करके एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी हटाई। इसके कुछ दिन पहले भारत पर टैरिफ भी घटाया, 25 से 18 कर दिया। अब ये वही महीना है जब रिलायंस ने वेनेजुएला से तेल इंपोर्ट करने का लाइसेंस हासिल किया। आप जानते हैं वेनेजुएला के राष्ट्रपति अगवा कर लिए गए थे जनवरी में, और वेनेजुएला का तेल उसके बाद से यूएस के मार्फत बिकता है। प्रो पब्लिका का दावा है कि रिलायंस के एफआर में इन्वेस्ट करने का फैसला, वेनेजुएला से रिलायंस की तेल खरीद और भारत को मिला टैरिफ रिडक्शन आपस में जुड़ी हुई घटनाएं हैं। एक और रोचक बात, हार्वर्ड लटनिक जो भारत की आलोचना कर रहे थे, वो खुद अब एएफआर कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें रिलायंस का पैसा है। असल में उनकी एक कंपनी है कैंटर फिट्जरल्ड, जो वित्त मंत्री जब वो बने थे तब उनके बेटे ने यह कंपनी संभाल ली थी। फिट्जरल्ड का काम लटनिक के बेटे को गया। ये कंपनी अब एएफआर की फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पर काम करती है। प्रो पब्लिका की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि यह सब नवंबर 2025 में हुई एक मीटिंग से हुआ। उस महीने ट्रंप जूनियर भारत आए थे, कई शहरों में वो गए, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उनकी जामनगर यात्रा की हुई। जामनगर में रिलायंस का एनर्जी एम्पायर है। ट्रंप जूनियर की मुलाकात यहां अंबानी जूनियर यानी अनंत अंबानी से हुई। अनंत रिलायंस के एनर्जी बिजनेस में सक्रिय हैं। जामनगर की मुलाकात के बाद ट्रंप जूनियर को वनतारा का भी दौरा करवाया गया और उसी के बाद ये डील हुई। अब ये सब प्रो पब्लिका के दावे हैं। अभी तक रिलायंस या भारत सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जब भी वो अपनी तरफ से कोई बयान सामने रखते हैं, खबरगांव उसे भी प्रमुखता से आपको दिखाएगा, सुनाएगा। प्रो पब्लिका की रिपोर्ट ये निष्कर्ष निकालती है कि ट्रंप के निजाम में वाकई क्विड प्रो को चल रहा है। एक हाथ से लो, एक हाथ से दो। ट्रंप के परिवार को फायदा पहुंचाओ और इससे मोगाम्बो खुश होगा और आपका काम भी हो जाएगा। एक भारतीय निजी कंपनी विदेश में निवेश करे, इससे हिंदुस्तान का कॉर्पोरेट फुटप्रिंट बड़ा होता है, हमें खुश होना चाहिए। लेकिन अगर इस पर वैसे सवाल उठें जैसे प्रो पब्लिका की रिपोर्ट में लग रहे हैं, तो हमें सतर्क भी हो जाना चाहिए। इसी नोट पर हम राजदूत के इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। इसे साजिद के साथ मिलकर लिखा गया और अयान ने इसे रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए खबरगांव।